Everyone. In this video, we'll discuss the solutions of PZYCT 133 Comparative Anatomy और Beta Developmental Biology के solutions करेंगे जून 2024 वाले पेपर के. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप्स है क्योंकि जनरली स्टार्टिंग में फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, यही सारी चीज़ें होती हैं. डर्मल बोन्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट एंड जो डर्मल बोन्स होती हैं, जो ऊपर स्केल्स की तरह या ऊपर वाली एपिडर्मिस पे जो बोन्स होती हैं, वो ज़्यादातर किस में नज़र आती हैं? ओस्ट्राकोडर्म फिशेज में. डैश इज द आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू की जो हमारा एपिथेलियल होता है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं. टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होते हैं कहाँ से? लेडिक सेल्स से. ठीक है जी. टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, लेकिन टेस्टिस में भी दे रहा है 2 to 3 टाइप ऑफ सेल्स या न्यूमरस टाइप ऑफ सेल्स. उसमें से लेडिक सेल्स है जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं. केव ड्वेलिंग बैट्स प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स. जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं कैसे? बाय क्लिकिंग देयर टंग. मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, यूट्रस की जो मस्कुलर लेयर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मायोमेट्रियम. इसके साथ एक हिंट, ज़्यादातर जो भी पेपर के अंदर फिलअप्स वगैरह आते हैं वो सारे हमारे SAQs या TAQs में से ही होते हैं. तो अगर आपको फिलअप्स वगैरह कवर करने हो या आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने हो तो हाँ, आप ये कर सकते हो. आप SAQs और TAQs क्यों ज़रूर करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिलअप्स जो होते हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं लाइक 2 मार्कर या कुछ, वो बहुत, या डेफिनेशंस, वो बहुत बार हमारे इंटेक्स्ट या बैक क्वेश्चन में से होती हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ब्लास्टोडर्म की डेफिनेशन. ब्लास्टोडर्म बेटा क्या होता है? अब जैसे एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, बनता है जाइगोट. अब जाइगोट के अंदर बार बार सेल डिवीजन होगी, तो एक पॉइंट पे आके सेल डिवीजन होते होते ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स बन जाते हैं और बीच में एक कैविटी बन जाती है. इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील. ये जो आउटर लेयर है सेल्स की, इसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोडर्म. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या हो गया? ब्लास्टोला. ठीक है जी. सो इन मोस्ट एनिमल द कैविटी अपियरिंग बिटवीन द ब्लास्टोमेयर्स. तो ये जो सेल्स, एक इंडिविजुअल सेल को हमने क्या बोला बेटा? ब्लास्टोमेयर. तो बीच में एक कैविटी पोजेस कर रही है जो धीरे धीरे इनलार्ज होती रहती है. इस कैविटी को हमने बोला ब्लास्टोसील. एज द क्लीवेज प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ेगी, अधेशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स टू वन अनदर इंक्रीजेस. ये सेल्स का जो एक दूसरे के साथ जो अधेशन है वो इंक्रीज होने लग जाएगा. मतलब कि यहाँ पे लेयर बन रही है तो ये सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये जो इनकी बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. ठीक है. टू वन अनदर इंक्रीजेस बीइंग बाउंड बाय कैथरिन्स. और यहाँ पे कौन से केमिकल्स या कौन से साइटोकाइंस रोल प्ले कर रहे हैं? कैथरिन्स. एंड विल यूजुअली हैव अ सिस्टम ऑफ टाइट जंक्शंस फॉर्मिंग द सील बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. ब्लास्टोमेयर्स अरेंज देमसेल्फ. तो अगर आप चाहो तो डेफिनेशन के लिए आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो. ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एपिथेलियल लेयर में, ब्लास्टोसील के आसपास. इस स्टेज को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज को हम बोलते हैं सीलियो ब्लास्टोला या होलो ब्लास्टोला या सिंपली ब्लास्टोला. द लेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इज रेफर्ड टू एज ब्लास्टोला. तो आप बोल सकते हो कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट जो है वो डिवीजन करता रहता है जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं. उसके बीच में एक कैविटी डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील. और लेटर ऑन आउटर लेयर में एपिडर्मिस की एपिथेलियल लेयर की तरफ ये सारे सेल्स अरेंज हो जाते हैं और इन लेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, लेयर्स ऑफ सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म. नेक्स्ट डेफिनेशन है इंट्रोमिटेंट ऑर्गन. इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स एंड इवन इन मेनी एक्वेटिक स्पीशीज वेयर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेल डेवलप सेक्सुअल ऑर्गन कॉल्ड इंट्रोमिटेंट. तो बेसिकली बेटा इंट्रोमिटेंट क्या है? कॉप्युलेटरी ऑर्गन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेल्स के अंदर पेनिस. तो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन का काम क्या है कि मेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फीमेल की बॉडी में जहाँ पे ओवा प्रेजेंट है वहाँ तक ट्रांसफर होना ज़रूरी है. तो वो ऑर्गन जो स्पर्म को मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, दोज आर इंट्रोमिटेंट ऑर्गन या कॉप्युलेटरी ऑर्गन, विच आर यूज्ड बाय मेल्स ड्यूरिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन टू इंट्रोड्यूस द स्पर्म सस्पेंडेड इन सेमिनल फ्लूइड इनटू द फीमेल ट्रैक. सेमिनल फ्लूइड के अंदर जो स्पर्म्स प्रेजेंट थे उसको वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कहाँ पे पास कर रहे हैं? फीमेल ट्रैक में. In fishes, the copulatory organ consists of, एक second, let me erase this. हाँ जी. In females, the copulatory organs consist of modified fins. In snakes and lizards, the pair of hemipenis are present. Turtles, crocodiles, or certain bats, mammals, a single penis is act as a intromitent organ. नेक्स्ट है कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस बेटा होता है न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है. जैसे कि जब भी सेल डिवीजन होनी होती है तो आपको पता है कि सेल डिवीजन से पहले जितना भी DNA होता है वो रेप्लिकेट होता है. ठीक है. और रेप्लिकेट होने के साथ साथ ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है. तो बेसिकली न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सॉरी, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड दिस डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन.
ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस की डिवीजन है इसको हमने क्या बोला, कैरियोकाइनेसिस। माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। द माइटोटिक स्पिंडल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द ट्यूबुलेंट प्रोटीन एंड ऑफ विच द ट्यूबुलेंट प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। इफ द एग इज ट्रीटेड विद द ड्रग कॉल्चिसिन द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डिस्ट्रप्टेड एंड कैरियोकाइनेसिस इज अरेस्टेड। तो अगर हमें कभी भी सेल डिवीजन स्टडी करने के लिए उस सेल डिवीजन को अरेस्ट करने की ज़रूरत होती है, रोकने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉल्चिसिन या कॉल्किसिन, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट। वो सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देता है, वो कैरियोकाइनेसिस को अरेस्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो माइक्रोफिलामेंट्स बन रहे हैं, जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, ये उसको ब्रेक करते हैं। बट इन नटशेल अगर हम वापस डेफिनेशन की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस की डिवीजन, और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ही साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म हमारा आ गया एंडोक्राइन सिग्नलिंग। बेटा एंडोक्राइन वर्ड जहाँ पे भी है ना, मतलब के हॉर्मोन्स। तो ये हॉर्मोन्स के थ्रू जो सिग्नलिंग हो रही है, अब हॉर्मोन्स क्या, हॉर्मोन्स केमिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई ऑब्वियसली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक ग्लैंड है, लेट्स से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से कोई हार्मोन सिक्रेट हुआ, ये हार्मोन जाके किसी XYZ ऑर्गन के ऊपर एक्ट करेगा और उसको कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए या तो बोल रहा है, या उसको वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और उसको उसकी प्रोडक्शन रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो एनी हाउ दिस हार्मोन इज सिग्नलिंग द अनदर सेल और टिश्यू और ऑर्गन टू डू और टू स्टॉप वट एवर इज रिक्वायर्ड। तो इस टाइप की सिग्नलिंग को हम बोल देंगे एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सिग्नल्स आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट ऑर्गन्स। तो हॉर्मोन्स के थ्रू ये सिग्नल्स दूर दूर के टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स वो जो ब्रेन से, जो क्रेनियम से अराइज हो रही हैं, दोज आर क्रेनियल नर्व्स। द पेरिफेरल नर्व्स व्हिच फॉर्म कनेक्शन विद द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व। जो भी नर्व्स ब्रेन के साथ कनेक्ट, देखो शायद आपको याद होगा जब भी हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहली डिवीजन होती है CNS PNS। CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंदर आ जाता है बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और PNS के अंदर आ जाती हैं सारी नर्व्स। और ये जो नर्व्स होती हैं, आई एम राइटिंग है, वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्पाइनल नर्व्स और एक होती है क्रेनियल नर्व्स। तो जो भी नर्व्स ब्रेन से अराइज कर रही हैं या ब्रेन तक टर्मिनेट हो रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज है, स्पाइनल कॉर्ड से टर्मिनेट हो रही हैं, दोज आर स्पाइनल नर्व्स। सो क्रेनियल नर्व्स वो हैं जिनका कनेक्शन किसके साथ है, ब्रेन के साथ। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन एनामनियोट्स एंड 12 इन amniotes. All but the first 4 are joined to the medulla oblongata. जो first 4 nerves होते हैं, जो first 4 हैं, वो किसके साथ joined है, medulla oblongata के साथ। कुछ सेंसरी हैं, कुछ डिफरेंट फाइबर्स से बनी हुई हैं, और कुछ जो है वो मोटर है। सेंसरी मतलब कि हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जा रही है, मोटर मतलब कि ब्रेन से रिस्पॉन्ड इफेक्टर या टारगेट ऑर्गन तक लेके आ रही है, और कुछ जो होती हैं वो मिक्स होती हैं, जो इम्पल्सेस हैं वो लेके भी जाती हैं और वापस भी लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर इन बर्ड्स। अब बर्ड की बॉडी में बहुत सारे टाइप के फेदर्स होते हैं, और उन फेदर्स का जो स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे सेवरल टाइप ऑफ फेदर की बात करें तो वो है कॉन्टो फेदर, फाइलोप्यूम्स, फ्लाइट फेदर्स। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जिनको हमने कैटेगरी कर दिया कि अदर या डिफरेंट या मिसलेनियस फेदर्स बोल दो। कॉन्टा फेदर्स वो हैं विच लाइक क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के बिल्कुल पास होते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं, थर्मल इंसुलेशन, मतलब कि टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। फाइलोप्यूम्स आर स्पेशलाइज फॉर डिस्प्ले एंड फ्लाइट फेदर्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजर एरोडायनामिक सर्फेस। जो डिस्प्ले के लिए होते हैं, जो बेसिकली उनको ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बनाने के लिए होते हैं, दोज आर फाइलोप्यूम्स। और जो फ्लाइट के लिए यूज़ होते हैं उनको हम बोल देते हैं फ्लाइट फेदर्स, जो उन्हें हेल्प करते हैं उड़ने के लिए। फ्लाइट फेदर्स आर करेक्टराइज बाय लॉन्ग रैचेस एंड प्रोमिनेंट वेन। इसमें लंबी लंबी रैचेस होती हैं, वेन्स प्रोमिनेंट होती हैं, और इनका मेन काम फ्लाई कराना, लोकोमोटिव, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। मोस्ट फेदर रिसीव सेंसरी स्टिमुलाई एंड कैरी कलर्स फॉर डिस्प्लेइंग ड्यूरिंग कोर्टशिप। फेदर्स के अंदर सेंसरी स्टिमुलस होते हैं, प्लस अलग अलग कलर्स के होते हैं ताकि और अट्रैक्टिव लगे और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके फॉर कोर्टशिप। Chromatophores are absent in birds. Instead, they are only one of the pigment cells, the one kind of pigment cell that is melanocyte, just like mammals. अब ये कलरफुल है तो हम सोचते हैं शायद इनमें बहुत सारी कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट है, बट नहीं, यहाँ पे कोई भी क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी मेलानोसाइट्स ही प्रेजेंट है। These occur within the epidermis and their pigment are carried into the feathers to give them color. तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे टेल के फेदर ऐसे होते हैं, फ्लाइट फेदर ऐसे होते हैं, कॉन्टोर फेदर, प्यूम्स जो होते हैं, सेमी प्लूम, ब्रिसल। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बर्ड बना हुआ है और बर्ड की बॉडी के पास कहाँ पे कौन सा, जैसे जो कॉन्टो फेदर है वो उसकी बॉडी के पास उसको थर्मल टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फाइलो प्लूम जो होते हैं वो कॉन्टो फेदर के साथ ही मिक्स करके स्टार्ट हो जाते हैं ओरिजिनेट करना। उसके अलावा पीछे की तरफ जो होंगे वो होंगे टेल फेदर्स। सो बेसिकली, और प्लस अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था
एक सेकेंड के फ्लाइट फेदर्स के अंदर लंबे लंबे रैचीज होते हैं और वेन्स होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लंबे लंबे रैचीज, बीच में जो लाइंस है ये, और यहाँ पे इस तरीके से ये जो लाइंस नज़र आ रही है बेटा ये है वेन्स, ठीक है। सो देर इज़ मोर डिस्क्रिप्शन ताकि आप अपने आंसर को थोड़ा सा लेंदी कर सको। काउंटर फ्लेदर्स वो हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप है, कवर करते हैं बॉडी, विंग और टेल को। ये उसको शेप और कलर देते हैं, हेल्प करते हैं फ्लाइट में, बट मेन काम है थर्मल इंसुलेशन। फ्लाइट फेदर जो हैं वो भी एक टाइप के काउंटर फ्लेदर हैं, स्पेसिफिकली लोकेटेड ऑन विंग्स एंड टेल्स। लार्जर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं ताकि बर्ड को लिफ्ट करने में और फ्लाई करने में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट है डाउन फेदर्स। ये स्मॉल होते हैं, फ्लफी होते हैं, लोकेटेड बीनीथ द काउंटर, मतलब काउंटर की लेयर ऊपर है, उसके नीचे छोटे छोटे फेदर्स होंगे अंडरनेथ, वो होंगे डाउन फेदर्स। ये भी इंसुलेशन में हेल्प करते हैं। सेमी प्लूम्स, दीज फेदर आर मिक्स बिटवीन काउंटर एंड डाउन फेदर्स, दे प्रोवाइड इंसुलेशन और बर्ड को शेप देने में हेल्प करते हैं। फाइलो प्लूम्स hair like feather हैं with few barbs at the end. They are believed to function as sensory feathers. Sensory मतलब अगर उनको कुछ टच होगा, हवा आएगी तो वो बहुत जल्दी सेंस कर लेंगे, और हेल्पिंग बर्ड्स एडजस्ट देयर अदर फेदर्स। ब्रिसल्स, सिंपलेस्ट फेदर्स है विद अ स्टिफ शाफ्ट एंड फ्यू और नो बार्ब्स। स्टिफ हैं लेकिन उनके ऊपर बार्ब्स का मतलब ऐसे एक्सटेंशन, इनमें कोई बार्ब्स नहीं है। दे आर ऑफन फाउंड अराउंड द आईज एंड माउथ एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। Next is each type of feather plays a crucial role in bird survival and enabling them flight, providing warmth and protection. ठीक है जी। तो ये एज वी डिस्कस फ्लाइट के अंदर बीच में रैचेस है और साइड पे हमें क्या नज़र आ रही है, विंग्स नज़र आ रही है, काउंटर फेदर, फाइलोप्लूम, डाउन फेदर। नेक्स्ट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग। पेल्विक गर्डल बेटा क्या होता है? पेल्विक गर्डल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पेल्विक गर्डल बेसिकली हिप जॉइंट होता है। तो हिप एरिया में, हिप जॉइंट में कौन सी बोन प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर कैसे है वो हम देखेंगे। द पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स जॉइंट एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर टू फॉर्म अ वी शेप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक वी शेप स्ट्रक्चर बनता है जो एक तरफ से 2 एंड फ्री हैं और यही 2 एंड यहाँ पे ज्वाइन होकर एक वी शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ईच हाफ इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इशियम, प्यूबिस। यही बोन्स के नाम ह्यूमंस में भी होते हैं, सॉरी यही बोन्स के नाम हमने ह्यूमन में भी पढ़ते हैं पेल्विक गर्डल में। इलियम इज इलोंगेटेड, इट्स बार लाइक फ्री एंड्स आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 9th वर्टेब्रा। अब जैसे ये वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम के बाद हिप बोन आ रही है, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो इलियम के फ्री एंड्स हैं वो वर्टेब्रे के 9th, मतलब जो 9th वर्टेब्रे हैं उसके प्रोसेसेस के साथ वो आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं। The other end of ilium, together with pubis and ischium symphysis, the place where 2 bones, pubis and ischium in case, are close joined, forming an immovable joint, forms a disc. In short, जो इलियम का दूसरा एंड है, एक एंड पे तो बेटा हमने पढ़ लिया कि वो फ्री है, ठीक है। दूसरा एंड जो है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है? प्यूबिस के साथ और इस्टियम सिम्फिसिस के साथ, और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है विद अ कैविटी इन अ सेंटर नोन एज असीटाबुलम। और साइड पे एक कैविटी बन रही होती है जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? असीटाबुलम। ये कैविटी बेसिकली होती है जहाँ पे फेमर या जो थाई बोन होती है ना वो आके अटैच हो जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे बेटा, एक सेकेंड, लेट मी इरेज ऑल दिस। हाँ जी, अगर आप देखोगे हमने कहा ये इलियम है, ठीक है। ये इसका जो फ्री एंड है वहाँ पे किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? 9th वर्टेब्रे के साथ। पीछे की तरफ आके ज्वाइन हो रही है, वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहीं पीछे ये किसके साथ कंबाइन कर रही है? इशियम के साथ और इलियम के, मतलब प्यूबिस के साथ। तो अगर हम इसका लेटरल व्यू देखें, ये इलियम है, यहाँ पे आके ये प्यूबिस के साथ और इशियम के साथ कंबाइन कर रही है, बीच में एक कैविटी बन रही है, इस कैविटी को हमने क्या बोल दिया? असीटाबुलम, ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द थाई बोन फेमर आर्टिकुलेट्स विद द असीटाबुलम। जो थाई बोन होती है उसका जो अपर एंड है वो कहाँ पे आके फिट होता है? असीटाबुलम के अंदर। द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ईच साइड इज फ्यूज टुगेदर। 3 बोन्स ऑफ द पेल्विक गर्डल नेमली इलियम, इशियम एंड प्यूबिस आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस, और जैसे जैसे अडल्टहुड आता है ये फ्यूज हो जाती है। द फ्यूजन इज असिस्टेड बाय कार्टिलेज और बोन दैट इज नोन एज सिम्फिसिस। ये जो ज्वाइन हुई तो इसके बीच में कार्टिलेज या बोन प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सिम्फिसिस। तभी हमने यहाँ बोला था प्यूबिस एंड इशियम सिम्फिसिस, मतलब कि जहाँ पे आके एक दूसरे से ज्वाइन हो रही है। इन द पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग देयर इज बोथ प्यूबिक एंड इशिएटिक सिम्फिसिस, मतलब प्यूबिक बोन भी आके इलियम के साथ ज्वाइन हो रही है और इशियम भी आके इलियम के साथ ज्वाइन हो रही है, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगेन इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। द नेक्स्ट, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ olfactory system of vertebrates. But this we will continue in a, matlab this answer we will discuss in a separate video because it is a 10 marker and it is very time consuming. So let us move on to the next question. Yes, that is differentiate between any two of the following, that is somatic or autonomic nervous system, specification, differentiation, cadre and integrin, sexual या asexual reproduction.
तो अगर हम बात करें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, सोमैटिक होता है बेटा जिसमें एफरेंट और इफरेंट दोनों पाथवेज होते हैं। ऑटोनॉमिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इफरेंट मतलब कि वन वे है। सोमैटिक वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जैसे लोकोमोशन, लेकिन ऑटोनॉमिक हमारा इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। Effector signals originate at the cerebral cortex as a conscious decision and activate neurons in the brainstem or spinal cord. Efferent signals basically क्या, एफरेंट सिग्नल्स बेसिकली बेटा कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एज अ कॉन्शियस डिसीजन एंड एक्टिवेट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन स्टेम, और ये हमारे न्यूरॉन्स को ब्रेन स्टेम में एक्टिवेट कर रहे हैं। तो पहली चीज़, सोमैटिक के अंदर एफरेंट इफरेंट दोनों पाथवेज होते हैं, ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। प्लस इसके जो इफरेंट जो सिग्नल्स हैं, जो इफरेंट पाथवे है वो ओरिजिनेट कहाँ हो रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और ये हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन एक्सर्ट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्केलेटल मसल्स, और जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड जो एक्टिवेट हो रहे हैं वो फिर फाइनली डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं हमारे स्केलेटल मसल को थ्रू एफरेंट पाथवे। इफरेंट एक्सॉन्स आर माइलिनेटेड होती है, मतलब उनके ऊपर माइलिन शीथ होती है। जब माइलिन शीथ होती है ना तो कंडक्शन सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है, उसकी वजह से बहुत जल्दी नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर स्पेसिफिक अनलोकलाइज, टारगेट ऑर्गन्स जैसे कि स्केलेटल मसल्स वगैरह जो होते हैं वो स्टिमुलेटेड बहुत जल्दी इजीली स्टिमुलेट हो जाते हैं एक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यही अगर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमिक में बेटा सिर्फ एक ही पाथवे दैट इज इफरेंट, मतलब इसके अंदर हमारे ब्रेन तक मैसेजेस आ रही है। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो भी हमारे इनवॉलंटरी मतलब हमारा डाइजेशन, हमारा रेस्पिरेशन, हमारी ब्रीदिंग, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक। Unconscious signal originate in hypothalamus, brainstem and spinal cord and activate target neurons that lie in the peripheral nervous system. तो ये एक्टिवेट करते, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा था, इफरेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ऑटोनॉमिक कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, हमारे हाइपोथैलेमस में, ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और ये एक्टिवेट कर रहा है किसको, हमारे टारगेट न्यूरॉन्स को। टारगेट न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ग्रुप्ड इन गैंग्लिया एंड देयर एक्सॉन्स एक्सर्ट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर स्मूथ मसल। तो ये जो है ये कहाँ पे ग्रुप होता है, हमारे गैंग्लिया में, और ये कंट्रोल करता है किसको, हमारी स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को या फैट सेल्स को। तो बेसिकली 2 न्यूरॉन सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन साइनैप्स वंस आउटसाइड द सीएनएस बिफोर द सिग्नल्स रीच द टारगेट ऑर्गन, वेयर द एफरेंट न्यूरॉन साइनैप्स वंस आउटसाइड द सीएनएस बिफोर द सिग्नल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 न्यूरॉन सिस्टम है, क्योंकि जैसे ही एफरेंट न्यूरॉन से साइनैप्स मतलब आ रहे हैं तो साइनैप्स के थ्रू जो मैसेजेस है वो बाहर जा रहे हैं। पोस्ट साइनेटिक एक्सॉन्स आर नॉन माइलिनेटेड, ये नॉन माइलिनेटेड होती है तो कंडक्शन स्लो है, लेकिन प्री साइनेप्टिक जो साइनैप्स से पहले की एक्सॉन्स है वो माइलिनेटेड है। साइनैप्स एट द टारगेट ऑर्गन्स फॉर द एक्सॉन्स ऑफ द एएनएस में भी डिफ्यूज, यहाँ पे साइनैप्स बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो सकती हैं। एएनएस यूज सेवरल डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, प्लस ये अपनी एक्शन को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे इफरेंट सिस्टम नहीं है, कंडक्शन को लेके जाने वाला पाथवे नहीं है, तो यहाँ पे ये टारगेट करने के लिए बहुत बार न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज़ करता है। अगेन वन मोर डिफरेंस, सोमैटिक में हम बोल सकते हैं वॉलंटरी को कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमस में इनवॉलंटरी को कंट्रोल कर रहा है। सोमैटिक अपेयर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी को कंट्रोल करता है, ये इनवॉलंटरी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका जो फंक्शन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ऑटोनॉमिक से। इसका जो फंक्शंस ऑफ एएनएस आर मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू एसओएन सिग्नलिंग पाथवे। इसका फंक्शन लेस कॉम्प्लेक्स है, इसका फंक्शन ऑटोनॉमिक का फंक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट आ जाता है इनवर्टिब्रेट्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब कि जिनसे इजीली सॉल्टेटरी कंडक्शन हो जाए। acts on skeletal muscles क्योंकि voluntary है, need only efferent arteriole control mainly the skeletal muscle, whereas ANS में excitatory और inhibitory transmitters दोनों हैं, मतलब कि वो किसी सिग्नल को, किसी काम को इनिशिएट कर सके या रोक सके। एक्ट्स करते हैं स्मूथ मसल पे, कार्डियक पे, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स पे। शुड हैव 2 efferent neurons and ganglia to transmit a signal, account to muscular movements than SONS do. There is one more difference, you can take the screenshot if required. Next है बेटा डिफ्रेंसिएशन और स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफरेंस। तो अगर हम बात करें सेल डिफ्रेंसिएशन और सेल डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिकेशन और डिफ्रेंसिएशन की, तो स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल फेट। तो स्पेसिफिकेशन को हम डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो, जब एक सेल बनना, उसका फेट, वो सेल क्या बनेगा, क्या करेगा, क्योंकि इनिशियली जब भी कोई सेल स्टार्ट होता है तो वो या तो टोटीपोटेंट होता है, मतलब केपेबल ऑफ टू डेवलप और प्रोड्यूस इनटू एनी ऑफ द सेल, या प्लूरीपोटेंट होता है कि बहुत सारी सेल लाइन्स हैं जिनमें से वो कोई भी सेल बन सकता है। लेकिन वो सेल बनेगा क्या, उसका फेट क्या होगा, वो स्टेजेस में होता है, दैट हैपन्स इन स्टेजेस। तो इस स्टेजेस में एक स्टेज आती है स्पेसिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, और दूसरी स्टेज आती है डिफ्रेंसिएशन। तो पहले आती है बेटा स्पेसिफिकेशन, उसके बाद जब स्पेसिफिक हो जाता है अब आ जाती है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होगा बेटा, स्पेसिफिकेशन के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल फेट, सेल अपना फेट डिसाइड करता है, ये रिवर्सिबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल ने जो फेट डिसाइड करा होता है वो नहीं बनता वैसा, रिवर्स होकर वापस कुछ और बन जाता है। ये डिफ्रेंसिएशन से पहले होता है। कमिटमेंट हुआ स्पेसिफिक सेल टाइप एंड स्पेसिफाइड सेल फेट, कि वो क्या बनने वाला है, कौन सा सेल और कैसा सेल। उसके बाद आता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन में सेल स्पेशलाइज हो जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फंक्शन क्या होगा। वंस अगर सेल डिफ्रेंशिएट हो गया तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ठीक है, इट्स लाइक सपोज करो आपने स्पेसिफाई करा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये स्टडी परस्यू करना है, मुझे ये कोर्स परस्यू करना है। आपने स्पेसिफिकली सोच लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन जब आप एडमिशन लेने गए तो आपने देखा नहीं इससे बेटर ये कोर्स है, आई शुड रादर टेक द अनदर कोर्स। अब आपने जो कोर्स ले लिया, जब आपने उसमें एडमिशन ले लिया, अब वो डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब स्पेसिफिकेशन की स्टेज है, इट्स लाइक कि जब तक आपने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, जब तक आपने अपनी MBBS नहीं करी, या जब तक आप अपना जो भी स्टडीज़ परस्यू कर रहे हो नहीं करे, जब तक आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है वो करना है, तब तक ये स्पेसिफिकेशन। वंस वो स्टेप स्टार्ट हो गया, वंस वो सेल ने उस काम को प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, वो फुल्ली कमिट हो जाएगा। अकर्स आफ्टर स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जीन एक्सप्रेशन चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जीन वो सर्टेन प्रोटीन्स या वो सर्टेन RNAs बनाने शुरू कर देता है, मतलब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस चलने शुरू हो जाते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल टाइप विद स्पेशलाइज्ड सेल, और इवेंचुअली बनता क्या है, एक अलग से सेल टाइप जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकेशन को डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, प्रोसेस बाय विच पोर्शन ऑफ जीनोम आर सिलेक्टेड फॉर एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक सेल्स, ये टोटीपोटेंट सेल्स में होता है। रिजल्ट ऑफ एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स बेटा क्या होते हैं, जब सेल ग्रो हो रहे हैं, जैसे ये एक सेल है, बहुत सारे सेल्स बन गए, ठीक है, इसके आसपास ना कुछ केमिकल्स होंगे जो दूसरे सेल रिलीज कर रहे हैं। कभी कभी वो जो केमिकल्स है वो इसको डायरेक्ट करेंगे कि ये क्या बनने वाला है, वो एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की वजह से भी देर आर समटाइम्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कहीं पे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स अगर यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, जहाँ पास में है तो वहाँ सेल जो है वो डिटरमाइन होता रहेगा, लेकिन जहाँ दूर है वहाँ डिटर्मिनेशन जो है वो कंपैरेटिवली प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द फेट ऑफ द सेल, और ये डिसाइड करता है कि सेल क्या बनेगा। डिफ्रेंसिएशन, प्रोसेस बाय विच अ सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहाँ पे सेल स्पेशलाइज हो गया कि उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। सेल डिटर्मिनेशन के बाद ये प्रोसेस आता है, ये रिजल्ट है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी जीन ने कोई रोल प्ले नहीं करा, लेकिन यहाँ पे जीन रोल प्ले कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, वो सर्टेन RNAs बना रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रही है, जो सेल को बनना है उससे रिलेटेड वो प्रोटीन्स बना रहा है, उससे रिलेटेड वो डिटर्मिनेंट्स बना रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल। तो अगर आप एक और नोट्स के लिए देखना चाहो, यू कैन सी सेल स्पेसिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे सेल कमिट होता है एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल पाथवे में, बट दिस कमिटमेंट कैन स्टिल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल सिग्नल्स एंड मे बी रिवर्सिबल। जैसे मैंने बोला कि आपने सोचा कि मुझे ये XYZ कोर्स करना है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में गए, आपने वहाँ पे पता करा, तो आपने देखा कि एक उससे भी बेटर कोर्स है विच इज़ मोर सूटेबल फॉर यू एंड विच विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर यू, तो आपने वो चेंज कर लिया। तो दैट मीन्स स्पेसिफिकेशन को हम रिवर्स या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ सेल डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ सेल इट वांट्स टू बिकम, बट विदाउट फुल्ली कमिटिंग इट, लेकिन अभी तक वो कमिटेड नहीं है, बट जब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा तो वो कमिट हो जाएगा। ओके, स्पेसिफिकेशन जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है, मेनली 2 होती है, ऑटोनॉमस और कंडीशनल। और सेल्स फेट इज डिटरमाइंड बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। कभी कभी आपने जो स्पेसिफाई करा, आपने जो सोचा कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, वो ये भी तो डिपेंड करता है ना बेटा आपके सर्कल पे, आपके फ्रेंड ग्रुप पे, कजन्स पे या फैमिलीज पे। मान लो आपने किसी से सुन लिया कि अच्छा ये कोर्स बहुत अच्छा है, इसको करके बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, ये कोर्स बहुत अच्छा है, इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो हमने अपने आसपास की चीज़ों से एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करा ना। उसी तरह साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट में भी यही होता है, आसपास के सेल्स से कुछ केमिकल्स, कुछ साइटोकाइंस, कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स रिलीज होते हैं जो सेल का फेट डिसाइड करने में उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स विद इन द सेल इटसेल्फ, नॉट एक्सटर्नल सिग्नल्स। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, अ सेल्स फेट इज डिटरमाइंड बाय इंटरैक्शन विद द अदर सेल्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। Syncytial specification, a cell fate is determined by cytoplasmic bridges between the cell. Syncytial वाली हम बहुत कम पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम बेसिकली 2 ही चीज़ों पे फोकस करते हैं, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन और कंडीशनल। कंडीशनल में हमें पता चल गया कि
आसपास से हमें क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, कि आसपास के सेल्स कैसे हैं, वो क्या केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसे है, और ऑटोनोमस मतलब विद इन आवर सेल्फ, कि सेल ने अपने जो केमिकल्स रिलीज़ करे उसके हिसाब से वो क्या बन सकता है. डिफ्रेंसिएशन, दिस इज द प्रोसेस वेयर अ सेल स्पेसिफाइड सेल अंडरगो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोकेमिकल चेंजेस. अब ये जो सेल स्पेसिफाई हो गया था ये कमिट होने लगे, इसके अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आने लगे हैं ताकि ये एक मेच्योर सेल बन जाए. द सेल एक्ट्स ऑन ए डिसीजन चेंजिंग इट्स अपीयरेंस. यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन भी होने लग जाता है. डिफ्रेंसिएशन इन्वॉल्व चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन वेयर द स्पेसिफिक जीन्स आर टर्न्ड ऑन और ऑफ, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ताकि सेल को वो स्पेशलाइज करेक्टर्स मिल सके, सेल वो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर सके जिसके लिए वो डिटरमाइंड हो रहा है. In essence, specification is the initial decision and differentiation is the execution of the decision. तो specification एक decision making का initial process है, लेकिन once वो decision बन गया और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया तो वो क्या बन गया, differentiation. नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस कैथरीन और इंटेग्रिन्स में. कैथरीन और इंटेग्रिन को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो ये आपको चैप्टर 11 में मिल जाएगा. ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल को अधेयर करने में, ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. कैथरीन इज अ सेल एडेशन मॉलिक्यूल दैट मीडिएट सेल टू सेल एडेशन, जो एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. वेयर एज इंटेग्रिन इज अ सेल एडेशन मॉलिक्यूल दैट मीडिएट सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एडेशन. ये सेल को किसी मैट्रिक्स के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, दैट इज इंटेग्रिन. Include classical catherine, desmoglein, desmocollin, protocatherines and unconventional catherines. इंटीग्रिन के टाइप में देखें तो कोलाजन बाइंडिंग इंटेग्रिन्स होते हैं, आरजीडी बाइंडिंग होते हैं, लैमिनिन बाइंडिंग इंटेग्रिन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. लेकिन अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन में सेल टू सेल एडेशन, दो सेल्स को जोड़ने में हेल्प करता है, उनके बीच में जंक्शंस बना के, इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट है, मॉर्फोजेनेसिस. लेकिन अगर इंटेग्रिन की बात करें तो इंटेग्रिन मीडिएट करते हैं सेल की माइग्रेशन को, प्रोलिफरेशन को एंड सर्वाइवल को, एंड इन्वॉल्वमेंट इन टिश्यू डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस. प्लस ये भी टिश्यू डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करते हैं. ये बेटा ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ना ये हेल्प करते हैं जब सेल का डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा होता है. मतलब जब अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे उसमें एक सेल से मल्टी सेलुलर बनता है, फिर जब उनका टिश्यू फॉर्मेशन शुरू होता है तो कैसे सेल्स एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं या सर्फेस के साथ स्टिक होते हैं, तो उस सेल्स के आपस में जोड़ना या सेल का किसी सरफेस पे जोड़ना. फॉर एग्जांपल हमारी बोन की जो मैट्रिक्स है वो बनी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस से, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, बोन के सेल्स प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ऑस्टियोसाइट्स. तो कौन सी चीज़ें उनको वहाँ पे अधेयर करके रख रही हैं, आर द केमिकल्स विच आर कैथरीन्स एंड इंटेग्रिन्स. नेक्स्ट डिफरेंस आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ए सेक्शुअल में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे कोई गेमीट नहीं फॉर्म हो रहे, गेमीट कंबाइन भी नहीं हो रहे, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होती है. सेक्शुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है. सेल डिवीजन में मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो उनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वेरिएशंस के रीज़न दो पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स और जीन्स आ रहे हैं, उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है. तो ये सारी चीज़ों की वजह से देयर आर मोर वेरिएशंस. ठीक है, उसके अलावा तो अगर वेरिएशन ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे एवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे एवोल्यूशन कम होगा. ठीक है, दिस इज़ वन मोर डिफरेंस. इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू लर्न वट एवर इज़ ईजियर फॉर यू. देयर इज़ वन मोर पिक्चर. The next question is explain the process of spermatogenesis. Spermatogenesis started a developmental biology series few months or few period back. तो उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गेमीटोजेनेसिस और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक स्टार्ट करे थे. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ से कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप प्रीवियस पेपर्स कर चुके होंगे तो उसमें भी हमने एक या दो पेपर में आई गेस स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत कॉमन क्वेश्चन था. वी हैव डन दैट. So with this I will end this video over here only, and we'll continue the next part in another video. By then keep studying. All the best and thank you so much.